नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब हुआ। आज बात करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मुस्तफा खामने के नाम से थर थर कांप रहे हैं। क्या हार के डर ने ट्रंप को गद्दारी करने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया भी सीज फायर की उम्मीद कर ही रही थी कि ट्रंप ने पीठ में छुरा घोंप दिया है। ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिकी बमों की गर्जना शुरू हो गई है और इस गर्जना ने बता दिया है कि बातचीत सिर्फ एक छलावा है। खार्ग द्वीप ईरान की लाइफलाइन है। वहां हुए एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों ने तेहरान को हिला करके रख दिया है। ट्रंप एक तरफ शांति की भीख मांग रहे थे और दूसरी तरफ उनके लड़ाकू विमान ईरान के सबसे संवेदनशील ठिकानों को राख बनाने पर मजबूर थे। यह हमला सिर्फ एक द्वीप पर नहीं है बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर प्रहार है। जो थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर बताई थी कि जेडी वेंस ने कहा है कि उन्हें आर्थिक तौर पर क्षति देंगे, ये क्षति वही। अब जरा एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ईरान में रेल नेटवर्क पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। देखिए, वक्त जैसे ही बदला है। अभी थोड़ी देर पहले तक हम इस चीज की बात कर रहे थे कि वक्त बदलेगा और हमले शुरू हो जाएंगे। जो इजराइल का अल्टीमेटम था, इजराइल उस अल्टीमेटम को पूरा करते हुए, क्योंकि ईरान की तरफ से अल्टीमेटम था कि वो लोगों से कह रहा था कि आपको आज रेलवे से सफर नहीं करना है। ईरानी रेलवे लाइन पर इस सब के बीच में इजराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया है। ये आप देखेंगे तो ये पूरा रेलवे ट्रैक तोड़ दिया गया। अगर यहाँ पर कोई ट्रेन होती, उसमें सवार लोग होते तो उन्हें एक भयंकर नुकसान उठाना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल की जिद की वजह से। ईरान में रेल नेटवर्क को ध्वस्त करना ये बताता है कि ये ईरान के लोगों के लिए कितने संवेदनशील है। जो कल तक ये कह रहे थे कि ईरान में रहने वाले लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है, वो आज ईरान में रहने वाले लोगों को मारते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका का दोहरा चरित्र, दोहरा मुखौटा, सब कुछ निकल करके सामने आ गया है। ईरान की रेलवे लाइन पर एक बड़ी स्ट्राइक कर दी गई। ईरान ने रेलवे संचालन बंद कर दिया। इजरायली हमले में 2 लोगों की मौत भी हुई है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये तस्वीर दरअसल ईरान के खार्ग से आई है। इस पर भी अमेरिका ने हमला करना शुरू कर दिया है। यानी वो अल्टीमेटम धीरे 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 खत्म होते हुए नजर आ रहा है। खार्ग द्वीप में कई तेज धमाके किए गए। गड़गड़ाहट की आवाज ये धमाकों की वजह से है। आपको बता दें कि खार्ग द्वीप से ईरान के 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है। जरा ये तस्वीरें एक बार फुल स्क्रीन दिखाएंगे, आवाज भी सुनवाएंगे कि किस तरीके से यहां पर ये गड़गड़ाहट तो आपने देख लिया कि खार्ग द्वीप पर जो हमला किया गया है उसके बाद किस तरीके की गड़गड़ाहट यहां पर सुनाई दी गई है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। हिजबुल्ला का अटैक भी इस दौरान सब कुछ देखने को मिल गया है। ईरान पर हमले के लिए पलटवार में हिजबुल्ला ने भी अटैक करने शुरू कर दिया। यानी वॉर एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुकी है। जो अभी तक ये खबरें आ रही थी, यहां हमला कर दिया, वहां हमला कर दिया, इससे इतर अब बड़े हमले जारी कर दिए गए हैं, शुरू कर दिए गए हैं। हिजबुल्ला ने यह वीडियो जारी किया, दावा किया कि उसने पिछले हफ्ते इजराइल के क्रायोट इलाके पर फतेह 313 बैलिस्टिक मिसाइल दागी और उसका वीडियो भी उसकी तरफ से जारी कर दिया गया। यह गद्दारी की इंतहा है। टेबल पर डिप्लोमेसी की बात, मैदान में बारूद की बरसात। आखिर ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? जानकार ये कहते हैं कि मुस्तफा खामने की बढ़ती ताकत से ट्रंप बौखला गए हैं और इसी डर ने उसे इस आत्मघाती हमले के लिए उकसा दिया है। लेकिन तेहरान भी कहां चुप बैठने वाला है। पिछली बार की तरह ट्रंप को खून के आंसू रुलाने के लिए ईरान ने भी कमर कस ली है। तेहरान की मिसाइलें फिर से रिलोड हो चुकी हैं। अब आपको बताते हैं कि ईरान की मिसाइल फ्रंट से सरप्राइज प्रहार क्या है, यह भी जरा जान लीजिए। एक बड़ा सैन्य एक्शन या जवाबी हमला ईरान की तरफ से किया जाएगा और ये बहुत कुछ घंटों में ही संभव है। आज की रात सच में सबके लिए भारी रहने वाली है। अल्टीमेटम अमेरिका का था, तबाही ईरान में आएगी, लेकिन दुनिया इंतजार कर रही है क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा। यूएस के रणनीतिक लोकेशन पर इस दौरान हमले किए जाएंगे। ये ईरान की तरफ से किए जाएंगे यूएस के रणनीतिक ठिकानों पर। पश्चिम एशिया के देशों पर सबसे बड़ा हमला इस दौरान संभव है। यूएस इजराइल को उसी की भाषा में, उसी के अंदाज में जवाब दिया जाएगा ईरान की तरफ से। बातचीत का ये जो नाटक था उस पर अब ईरान ही पर्दा डालेगा। अब बारी बारूद के जवाब की है।
कि क्या मुस्तफा का बदला ट्रंप की सत्ता को दहला देगा या ये जंग पूरी दुनिया को निकल जाएगी। इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूं। ईरान का दम झुकने को तैयार ट्रंप। Boom, 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 one after another. मुश्तबा का खेल, ट्रंप को दिखा हेल्प। ट्रंप की औकात ईरान के सामने खा। ईरान की 10 शर्तें, ट्रंप सीजफायर को तड़पे। ट्रंप की बारूदी कसम, ईरान बोला तोड़ देंगे भ्रम। तो आप समझ गए होंगे कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है। एक तरफ अल्टीमेटम था जो कि अब खत्म होने वाली स्थिति में पहुंच चुका है, हमले शुरू कर दिए गए हैं। अब आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सवाल यह है कि क्या ईरान एक बार फिर से ट्रंप को झुकाने में कामयाब हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब ये सवाल के साथ करूंगी चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ है, कर्नल एसके मलिक, इजराइल समर्थक है, अब्बास रिजवी, ईरान समर्थक है, अहमद मस्ती खान, वरिष्ठ पत्रकार हैं अमेरिका से। सीधे सबसे पहले सर आप ही से मैं समझना चाहूंगी कि अमेरिका में स्थिति क्या बनी हुई है। क्या 24 घंटे वाला जो अल्टीमेटम था उसको इस बात सच समझा जाए या शिगुफा? अहमद जी। यहाँ तो ऐसे आसार कुछ नजर नहीं आते हैं कि ये काम ये करेंगे। ये बार बार ये कहते हैं ये बात। इनकी अभी जो लेटेस्ट ट्वीट आई है उससे भी आपको अंदाजा होगा कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो है शायद पूरी एक सकाफत रात में आज खत्म हो जाएगी। उनका ये ट्वीट है, अभी अभी पोस्ट आया है ट्रूथ के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मुझे ऐसे है कि शायद आज रात जो है एक पूरी सकाफत जो है उसका किस्सा ख़त्म हो जाएगा। ये उनका पोस्ट आया है ट्रूथ के ऊपर। लेकिन देखें, ये इन्होंने ये धमकियां पहली मर्तबा नहीं दी हैं, काफ़ी मर्तबा ये दे चुके हैं और इनको भी अंदाज़ा है कि अगर ये चीज़ करेंगे तो इनको इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब से इन्होंने ये जो लड़ाई शुरू की है, इसी दौरान इनके बेटों ने ड्रोन्स के कारोबार, मिलिट्री हार्डवेयर के कारोबार, प्रेडिक्शंस के भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या होगा, उसके कारोबार में काफ़ी सारे मिलियन पैसे बनाए हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है। अमेरिका में पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। जो डेवलपिंग मुल्कों में तो ये होती थी, जिसको कि हम तीसरी दुनिया कहते हैं, वहाँ करप्शन इस किस्म का होता था कि भाई सदर के अपने रिश्तेदार ये कारोबार करें। लेकिन इनके जो बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप, दोनों जो हैं बेटों ने पिछली हुकूमत, उन्होंने कहा कि हमने पिछली हुकूमत में कोई कारोबार अपने हाथ में नहीं डाला, लेकिन हमें इसकी कोई किसी ने इसकी तारीफ नहीं की कि भाई हमने कोई पैसे कमाए नहीं। कहते हैं कि इस वजह से हम ये अपने सारा कुछ कमाएंगे। तो इन्होंने इसको एक कमाई का जरिया भी बनाया हुआ है, इस पूरे मामले को, मुद्दे को। आपको जैसे कि मालूम है कि कितने लोग, करोड़ों लोगों की जिंदगी से ये खेल रहे हैं, लेकिन ये अपना पैसा बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं खर्ग आइलैंड से आ रही हैं सर, तस्वीरें अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया है। तो मेजर जनरल अनुज माथुर, ये जो अल्टीमेटम दिया गया था, क्या उसकी डेडलाइन समाप्त होते ही कार्रवाई शुरू हो गई है? देखिए मीनाक्षी, डेडलाइन का कोई प्रश्न इसलिए नहीं है कि ये जो अल्टीमेटम्स दे रहे हैं, जितने भी बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं या उनके पीट हेगसेथ दे रहे हैं या उनके जेडी वैंस दे रहे हैं, ये तमाम बयानात एक सोची समझी
साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी के तहत ये बयान दिए जा रहे हैं। और इन बयानों का डायरेक्ट इंपैक्ट जो जमीन के ऊपर युद्ध हो रहा है उसके ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो जब पहली बार अगर आप याद करेंगे 28 फरवरी को या उससे पहले भी जून 2025 में जो हुआ था, उन्होंने इस प्रकार का माहौल बनाया कि शायद बातचीत के जरिए आप आगे बढ़ जाएंगे और कोई ना कोई हालात ऐसे बन जाएंगे कि जिससे चीज खत्म हो सकती है। और जब पूरी तरह से आश्वस्त आपने कर दिया ईरान को कि आने वाले कुछ समय में हमला नहीं होगा, उसी वक्त आपने जाकर के उनके ऊपर हमला कर दिया। ये एक डिसेप्शन एक डिसेप्शन को एक एज ए प्रिंसिपल ऑफ वॉर यूज करने का तरीका होता है। और वही उन्होंने किया और अभी भी वही किया। उन्होंने यूं कहा कि मैं 48 घंटे का ये टाइम देता हूं, उसके बाद ये करता हूं, और 2-3 बार उसने अपनी टाइमिंग को आगे पीछे किया। तो लोगों ने ये माना कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो करेंगे कुछ नहीं, और वो कहते चले जाएंगे और वो ये होगा। और आप सही समय आकर के उन्होंने ऐसा जबरदस्त कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्राइक किया है ईरान के हर इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल एसेट के ऊपर, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स है उनके ऊपर एक साथ स्ट्राइक किया है, ताकि उसका इतना इंपैक्ट हो कि उससे उबरने में बहुत ज्यादा समय लग जाए। ये सब मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हिस्से होते हैं, और ये स्ट्रेटेजी ऑफ एम्बिग्विटी को वो प्रयोग कर रहे हैं, और उसको प्रयोग करके वो मैक्सिमम इंपैक्ट के साथ अपने हमलों को करते हैं। और अब यही वजह है, आप देखिए कि ईरान के पास बताने के लिए क्या है। कितने अमेरिकन मारे? 13। कितने उन्होंने युद्धपोत गिरा दिए? 0। कितने उनके शहरों पे हमले हो गए? 0। कितने उन्होंने हवाई जहाज गिरा दिए? 2 या 3। वो भी गिराए उन्होंने हैं या अपने आप गिरे, ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और अब ये देखिए कि अमेरिका के पास बताने के लिए क्या है। खामनेई को खत्म कर दिया, आधी कैबिनेट खत्म कर दी, आधे से ज्यादा 2 दर्जन उनके जनरल्स खत्म कर दिए, उनके डिफेंस मिनिस्टर खत्म कर दिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, आधी नेवी, आधी एयरफोर्स, 80% एयर डिफेंस, पता नहीं कितना उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स, और 40 से 50% उनकी ताकत जो है ड्रोन और मिसाइल्स की, वो खत्म कर दी। आप देखें कितना जमीन आसमान का अंतर है, इंपैक्ट में जमीन आसमान का अंतर है जो रिजल्ट्स आपने हासिल किए हैं। और उसकी वजह यही है कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत अमेरिका और इजराइल काम कर रहे हैं, और ईरान सिर्फ और सिर्फ पलटवार जिसको आप कह सकती हैं वो करने का प्रयास कर रहा है, और उसका जो असर हो रहा है वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है। इजराइल का आप ले लें, इजराइल ने भी हाँ। लाटिनी रिवर तक लेबनान में जमीन पर अपने ट्रुप्स बैठा दिए। उन्होंने 11-12 हजार हवाई सॉर्टीज करी हैं, 12,000, एक भी जहाज उनका कहीं जरा भी नुकसान नहीं हुआ। ये कोई तमाशा नहीं है, ये होता है बैटल पर कंट्रोल। मीनाक्षी, उनका पूरा नियंत्रण है इस युद्ध के ऊपर, और उसका जो ग्राउंड के ऊपर असर दिखाई दे रहा है वो आपको सबको पता है। एवज में ईरान क्या कर रहा है, कभी दुबई में अटैक, कभी अबू धाबी में अटैक, कभी असर रसल खैमा में अटैक, कभी कुवैत में अटैक, कभी ये तो प्रेशर बनाने की कोशिश भी है ना कि मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्री पर प्रेशर बना करके उन्हें कहीं ना कहीं जंग में घसीटा जाए कि भाई अमेरिका अब बस करो वरना हम तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल प्रेशर पॉइंट बनाया है, और न केवल वहां अंतरराष्ट्रीय रूप से उनके ऊपर दबाव बनाया गया है। लेकिन हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कोई भी देश एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर कब्जा करके और उसको एक लीवरेज की तरह इस्तेमाल करे, इसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन वो कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये बता रहा हूं कि जब भी आप डैमेज असेसमेंट करते हैं तो आपको बिल्कुल करेक्ट तरीके से वो करने की जरूरत होती है। इसको पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट कहा जाता है। इतना सटीक होना चाहिए, यानी कि कर्नल टीपी त्यागी जी, कर्नल टीपी जी सर, कर्नल टीपी त्यागी जी, क्या आज रात में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा? सुबह जब पूरी दुनिया सो करके उठेगी तब तक ईरान स्टोन एज में पहुंच जाएगा जैसा अमेरिका ने कहा? ईरान ने भी हालांकि वही बदले में धमकी दी। आपने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुना है ना जी। तो बस यही स्थिति है। ईरान खूब लड़ा, ईरान ने खूब बेहतरीन पलटवार किया, लेकिन अभी भी उसने रस्सी जल गई मगर बल बाकी है। वो बल क्या कि अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, अब हम मध्यस्थों के द्वारा भी बातचीत नहीं करेंगे। यानी कि वो जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और टर्की वाले जो इधर से उधर डाकिए का काम कर रहे थे, बोले वो भी नहीं करेंगे।
यानी कि ईरान इज ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये खुद ईरान ने किया है। और अब जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने कहा कि आज रात एक सभ्यता खत्म हो जाएगी और फिर वो दोबारा बन नहीं पाएगी, और हम उनके पावर प्लांट्स को और उनके ब्रिजेस को, उनके सिविल स्ट्रक्चर्स को तबाह कर देंगे, और ऐसा तबाह कर देंगे कि वो फिर दोबारा इतने जला देंगे कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे। ये तो अभी बूंदाबांदी है जी, मूसलाधार बारिश होनी अभी बाकी है, डेड लाइन अभी आई नहीं है। डेड लाइन तो उन्होंने कहा था कि मंगलवार की रात को 8 बजे, मगर वो मंगल रात की को 8 बजे कल सुबह के 6:30 बजे होता है हमारे यहाँ इंडिया के हिसाब से, उनके यहाँ से तब होगा 8 बजे। तो यानी कि डेड लाइन से पहले ही ये बूंदाबांदी भी इतनी सख्त शुरू हुई है कि खार्ग आइलैंड के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, उनका रेलवे सिस्टम खत्म कर दिया जी, स्टॉप हो गया। इतने सारे कोऑर्डिनेटेड अटैक हुए हैं इजराइल और अमेरिका के उनके रेलवे सिस्टम के ऊपर, वो खत्म हो गए। अच्छा, एक उनका जो सबसे बड़ा B1 ब्रिज था, जो ईरान का पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे ऊंचा 1 किलोमीटर से भी लंबा ब्रिज था, जो उनकी मिलिट्री सप्लाईज और ट्रेड सप्लाईज के लिए इस्तेमाल होता था, वो पहले ही उन्होंने खत्म कर दिया था। आज एक और ब्रिज खत्म कर दिया, शायद रेलवे ब्रिज है जिसको उन्होंने खत्म कर दिया। कहने का मतलब ये कि ये अभी अटैक्स प्रारंभ हुए हैं उनके पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर, उनके 3 एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने भी अटैक किए हैं। उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किए या जो और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो अटैक किए। मगर आप एक बात समझ लीजिए कि उनके जो ड्रोन्स आते हैं उसमें थोड़ा बहुत 5, 10, 50 केजी बारूद होता है, और जो मिसाइल आती हैं ईरान की उनमें 100, 150, 200 केजी बारूद होता होगा। लेकिन जो अमेरिका और इजराइल ने बम डाले हैं, V2 बम्बर से भी बम डाले हैं, और वो बम्बों के अंदर 1-1 टन, 1.5 टन और 30,000 से ज्यादा उनके ठिकानों के ऊपर वो अटैक किए गए हैं। यानी कि करीब 11,000 तो खुद बता रहे हैं कि अमेरिका ने किए और फिर इजराइल ने भी किए। उससे कितना नुकसान हुआ होगा, और वहां का खबर क्यों नहीं आती? ईरान की खबर इसलिए नहीं आती कि वहां की IRGC ने ये कह रखा है कि अगर किसी को वीडियो बनाते हुए देखा गया किस चीज का, उस चीज का कि यहाँ नुकसान कितना हुआ है दुश्मन के हथियारों से, तो उसे दुश्मन का जासूस माना जाएगा और उसको खुदा का दुश्मन माना जाएगा, और उसके खिलाफ वही एक्शन होगा, यानी सजाए मौत। अब्बास रिजवी जी तो इस बात से इनकार कर रहे हैं। अब्बास रिजवी जी क्या ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल में कि हमारे भाई जो ये फरमा रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद किसी ने कोई इसको मैसेज भेजी हुई है व्हाट्सएप पे, तो वही व्हाट्सएप वाली मैसेज सुना रहे हैं। ये जो कुछ कह रहे हैं ये उल्टा कुछ कह रहे हैं। दरअसल बात यह है कि इजराइल में जितना भी मीडिया है उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, भाई कोई कवरेज नहीं दी जाए, ताकि इजराइल की असलियत सामने आ जाएगी। मुझे ये बताएं कि जो हमारे न्यूज 18 के जो वहां के जो नुमाइंदे वहां थे या और दूसरे जो जर्नलिस्ट थे जो वापस आए हैं, और वापसी पे तो उन्होंने यही पैगाम दिया, भाई हमें तो वहां कोई कवरेज नहीं होने दिया है। ये कैसे कह सकते हैं? ये वहां उसको खुदा कैसे बीच में, कहाँ खुदा को लाते हैं? ये बीच में जो कह रहे हैं कि वो तस्वुर किया जाएगा कि वो खुदा को भी नहीं मान रहे, ऐसी बात ही नहीं है। या ये बताइए, आपको TV 9 का हो या न्यूज नेशन का हो, इनके लोग मिल जाएंगे इजराइल के अंदर। लेकिन मुझे बताओ, ईरान में कितने जर्नलिस्ट हैं जो ईरान की खबरें बाहर दे रहे हैं, अलावा इसके कि जो ईरान की तरफ से वीडियो आते हैं? ईरान तो खुद इस चीज का एतराफ कर रहे हैं, भाई हमारा इतना नुकसान हुआ है। खुद तो इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि हमारे इतने मारे गए हैं। वो तो बार बार इस चीज का खुद जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो इजराइल में जो कुछ हो रहा है, इस बात को इसलिए मान रहे हैं ताकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बता सके कि देखो साहब, हमारे कितने सिविलियन मार दिए। लेकिन मैं सिविलियन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नुकसान। क्या उनके केशव आइलैंड पे उनके डिसैलिनेशन प्लांट को नहीं तबाह किया गया? बताइए नजर, क्या उनके डिसैलिनेशन प्लांट जो केशव आइलैंड पे था उसे तबाह नहीं किया गया? क्या उनके पेट्रोकेमिकल, अच्छा जो ईरान का सबसे बड़ा यानी कि वो जो नेचुरल गैस का भंडार है उसके ऊपर 2-3 बार अटैक नहीं किए गए?
वो इतना बड़ा नेचुरल भंडार जो दुनिया को 13 साल तक गैस दे सकता है, क्या उसके ऊपर अटैक नहीं किया गया? तो क्या ये उनके स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं है? तो वो सिर्फ वो एक ही चीज बताते हैं, हमारे इतने लोग मारे गए ये दिखाने के लिए कि उसमें इतने बच्चे थे, इतनी औरतें थी, सिविलियन थे। और देखो ये जो अमेरिका और इजराइल है, ये हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हमारे सिविलियंस को मार रहे हैं टू गेन सिंपैथी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान है, उन्होंने बताया कि आईआरजीसी हेडक्वार्टर पर, मिलिट्री हेडक्वार्टर पर, स्पेस रिसर्च सेंटर पर, इनके ऊपर उनके हमले हुए और आज तो और भी ज्यादा हमले हुए। तो ये हालत होने के बाद भी वो बताएंगे कि हमारे यहाँ 12 साल के बच्चे भी जो हैं वो हमें ज्वाइन करने को तैयार है। सर तैयार नहीं है, उन्हें जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। बताया नहीं, बताइए कहिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए अब्बास जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने मोहतरम भाई से कि मुझे ये बताएं कि जब पिछले साल अमेरिका ने ये ऐलान किया है, हमने तो जो उनके आईटीबी प्लांट थे वो तबाह बर्बाद कर दिए, और आज कैसे वो भीख मांग रहा है कि भाई आईटीबी तवानाई को आगे न बढ़ाएं। आज कैसे वो जो उसकी तोती है, एक तोती होगी पाकिस्तान, दूसरी तोती होगी सऊदी अरबिया, तीसरी होगी कतर, यानी उसने मुख्तलिफ, जैसे तो आपके घर में भी कोई तोता होगा ना, जैसे मैंने अपने घर में तोता पाला है, जैसे मैं तोते को बोल रहा हूँ तो वो वही कुछ सीख रहा है। अपने इतने तोतियों को पाल के मुझे ये बताएं कि वहां उसके क्या अड़े नहीं है? ये सिर्फ एक अमेरिका, ये नाम नहीं है, बल्कि एक अमेरिका पूरे दुनिया में एक हैबत है, एक डर है, एक खौफ है, और पूरे दुनिया को ईरान ने इस खौफ से निकाल दिया है कि अमेरिका कुछ भी नहीं है। उसने B-2 बम्बर्स यहाँ मारे हैं, इतना कुछ कत्लो गारत किए हैं, यहाँ कत्ले आम किया है, उसके बावजूद हम बराबर 38-39वां दिन आज जा रहा है, हम डटे हुए हैं। अमेरिका के आपकी बात सही है, मैं आपका एहतराम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपका एहतराम करता हूँ। मैंने शुरू में ही कहा था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि उन्होंने बाकायदा बेहतरीन पलटवार किया है, उनकी मोजाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन ने कमाल किया है। लेकिन कभी कभी एक सिचुएशन ऐसी आती है कि शुरू में तो ऐसा लगा कि 31 ईरान है, एक नहीं है, 31 प्रोविंशियल कमांडर, हर एक के अलग अलग ड्रोन, हर एक के अलग अलग मिसाइल, हर एक के अलग अलग टारगेट, ये ठीक था। लेकिन एक लिमिट आती है कि जब आपको कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स चाहिए, मिलिट्री स्ट्रेटजी के अंदर वो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स खत्म हो जाता है। यानी कि कोई भी पॉलिसी हमेशा के लिए एक जैसा रिजल्ट नहीं देती, चेंज भी उसके अंदर होना चाहिए। अब वो अलग अलग प्रोविंशियल कमांडर्स लड़ रहे हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। और जबकि जो अमेरिका की तरफ से हुआ, और खास तौर पे जिस पायलट को, यानी कि जिस वेपन सिस्टम ऑफिसर को बचा के लाए गए, क्या वहां पे हजारों आईआरजीसी के सैनिक नहीं थे? क्या ईरान ने ये नहीं कहा था कि भाई हम इनाम देंगे अगर कोई इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा? उनके बावजूद सब कुछ होने के बाद, दुश्मन की टेरिटरी में जाने के बाद वहां से वो निकाल के लाए, और एक नहीं, एक पायलट को भी लाए, वेपन सिस्टम ऑफिसर को भी लाए। अच्छा, अब ये कहा जा सकता है कि ईरान पर भी सवाल उठने लगे ना कि ईरान के भीतर जाकर के अमेरिका की तरफ से इतना बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया, और ईरान की ये हार है सीधे तौर पर। ठीक है, अच्छी बात है, और बहुत अच्छी शुरुआत की भी यहाँ पर कर्नल टीपी त्यागी जी ने। उन्होंने कहा भी कि खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी, कुछ शुरुआत वैसी ही हुई है, लेकिन अंत क्या होगा? रिजवी जी, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, उसके बाद कर्नल एस के मलिक का रुख करूं मैं। जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना अंत क्या होगा इस जंग में ना? ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, या आज के डिबेट में जिसमें हम तकरीबन 5 भाई, यहाँ हमारे मोहतरम जनरल साहब भी हैं, कर्नल साहब भी बैठे हुए हैं, मेरे सरताज हैं, मेरे मुल्क के सरताज रहे हैं ये। लेकिन ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि ईरानी कौम ऐसी कौम है कि जिनके पीछे एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो 1400 साल पीछे, ये कल के डिबेट में मैंने बोली है, और उसके साथ साथ वो इस चीज पे फख्र करते हैं कि जैसे अरबियन लोग वो ये कह रहे हैं कि हम अरब हैं, इसी तरीके से ईरान जो है वो अपने आप को फारस समझते हैं। और जब वो इस फारस वाली बात कर रहे हैं कि अगर उनके
बीच में हजारा इख्तिलाफ भी हो, और जब कोई तीसरा उनके बीच में दखालत करे तब वो एक हो जाते हैं, और इस जंग का अंत यही होगा कि यहाँ अमेरिका की रुसवाई होगी और अमेरिका की हार होगी। चाहे आज की रात में एटमी ताकत भी इस्तेमाल करे अमेरिका, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 1 करोड़ मर जाएगा, लेकिन जो पीछे 8 करोड़ लोग बच जाएंगे, ये देख लेना कि वो किस तरीके से अमेरिका और उनके जो हवारी हैं, उनके जो तोते हैं, कैसे उनका मुकाबला करेगा। ठीक है, नहीं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि किसकी हार होगी किसकी जीत होगी ये ना तो आप तय कर सकते हैं ना मैं तय कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ है पिछले दिनों में, बीते हुए कल में, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले कल में क्या होने वाला है। अब उसको आप देखिए, मैं अभी न्यूक्लियर वगैरह की कोई बात नहीं करता, लेकिन इतना तो बताना चाहता हूँ कि क्या कोई देश ये कह सकता है कि जो नेचुरल वाटर वे है उसको मैं रोक दूंगा और सारी दुनिया को मैं ला दूंगा तलवार की नोक के ऊपर कि या तो मेरा कहना मानो वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। कल को हूती कहने लगेंगे बाबेल, कल को ये तो इस वक्त अमेरिका कर रहा है सर, ये तो इस वक्त अमेरिका कर रहा है कि आप हमारी बात मानो, अगर नहीं मानोगे तो हम ये कर देंगे। कर्नल एस के मलिक, ये तो बहुत तय है कि अपने बयानों से ट्रंप कब पलट जाए वो खुद भी नहीं जानते हैं। कभी उन्होंने कहा 2 से 3 हफ्ते, अब वो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम भी समाप्त होने वाला है, तो ईरान क्या अभी और तबाही देखने वाला है? मीनाक्षी जी, मैं सभी वक्ताओं को सुन रहा था और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उनके विचारों के लिए। देखिए, मेरा एनालिसिस थोड़ा सा अलग है, और वो ये है कि देखिए, ट्रंप साहब जो अल्टीमेट देते हैं, ये एक ऐसे ऑफेंसिव पोस्चरिंग है, और वो ये आप समझ के चलिए कि कोई भी ऑपरेशन कोई कह के नहीं किया करता। वो मिलिट्री ऑपरेशन के कामयाब होने के चांसेस कब होते हैं? जब आप अपनी टैक्टिक्स को उजागर कर देते हो और फिर उस टैक्टिक के हिसाब से चलते हो। देखिए, कहा कुछ जाता है, पर्दे के पीछे होता कुछ और है, एक्शन कुछ और लिया जाता है, और आप ये भी मत समझिए कि आपका अटेंशन कहीं और फोकस किया जाएगा, एक्शन कहीं और होगा। रही बात यह है कि ईरान की, आज ईरान रेजिस्टेंस कर रहा है। देखिए, ईरान की एक बात मैं मानता हूं कि वहां के लोग सच में जज्बाती हैं, वो बहुत जोशीले लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बात ये नहीं है, मैं जो मेरे अब्बास रिजवी भाई है, मैं उनसे एक ही चीज कहता हूं, देखिए, ईरान की जो इशू जो चेंज हुआ है, जो तख्ता पलट हुआ है अप्रोच के अंदर, वो 79 से हुआ है। 79 के पहले तो इजराइल और ईरान भाई भाई ये थे, गलभैया करते थे, और एक तरह से देखा जाए टेक्नोलॉजिकल आदान प्रदान था, एक दूसरे को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल टाइज थी, एक दूसरे को बहुत मदद करते थे। और पहले की जो बात की है ना, उस वक्त ईरान भी एक तोता अमेरिका था और इजराइल भी उन्हीं का तोता था, दोनों तोते थे ना अमेरिका के। जब वहां का जो निजाम खत्म हुआ है तो उसके बाद तो जाहिर कि आप ईरान के इश्यूज पे डॉक्टरेट रखते हो, लेकिन मेरी छोटी सी समझ है, उसके हिसाब से आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं। मेरी समझ ये कहती है कि देखिए, अमेरिका का इस युद्ध को जल्दी खत्म करना पहले लगता था उसके फायदे में है, अब ऐसा लगता है कि अमेरिका को कोई जल्दी नहीं है युद्ध खत्म करने की। वो बोलता रहेगा, धमकियां देगा, अटैक भी करेगा। पाकिस्तान फिर वो जो अपनी तोती पाकिस्तान उसका है, तो फिर वहां जो वो एक खुद पाकिस्तानी बेकारी है जो भीख मांगने वाला है, फिर आज वो भिखारी के पास क्यों पहुंचा है भाई? कहीं वो यहाँ से वो सीज फायर करें। उसको भी टच करता हूं, आप मेरे को मौका दे थोड़ा बात करने का, मैं पाकिस्तान एंगल भी टच करता हूं। देखिए, आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज, मैं भी कल से ये पढ़ रहा हूं कि अल्टीमेटली फायदा किधर जा रहा है, कहां हो रहा है। इजराइल का तो देखो कॉज जस्टिफाइड है कि उसको एग्जिस्टेंस करने का अधिकार है जमीन पर। क्या उनके पास कोई हाथ कम है, आंखें कम है कि जो उनको अधिकार नहीं है रहने का? तो ईरान का पोस्चरिंग ये करना उस दिन से पिछले 40 साल से कि इजराइल को जीने नहीं देंगे। आप एक बात समझिए, अगर आपका पड़ोसी आपको रात दिन ये धमकियां देगा कि हम तुम्हें मार डालेंगे, तो क्या आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करोगे? आप हर वो इंतजाम करोगे, क्योंकि आपको भी एग्जिस्ट करना है, आपको भी जीना है। इजराइल एक देश, छोटा सा देश है, उसकी समस्याएं बैठ के हल हो सकती थी, पर मुझे आई एम अफ्रेड टू से, आई एम रियली सॉरी टू से कि ना तो कोई अरब कंट्री, ना ही इराक, ईरान, कोई इंटरेस्टेड नहीं है फिलिस्तीन के कॉज में। ये सब फिलिस्तीन को एक मुद्दा बना के, हथियार बना के उसका इस्तेमाल करते रहे हैं। फिलिस्तीन का मुद्दा जिंदा रहे, मरने ना पाए, और ये करते करते इन्होंने वो हथियार छोड़ दिए, वो जो कहते हैं ना खुली लोमड़ी छोड़ दी है, जो ट्रिपल एच है, हुती, हमास, हिजबुल्लाह, ये तीनों उन्होंने क्वेश्चन करना चाह रहा हूं सर यहाँ, फिर मैं बाद में भूल जाऊंगा इस सवाल को। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, मैं कर सकता हूं सर? जी बताए। जी बताए।
जी मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान की तारीख 47 से पहले भी है या 47 के बाद ही शुरू हुई है? नहीं नहीं, इस बात का देखिए, उससे हम बात कर रहे हैं, बात सही है, हिंदुस्तान की तारीख युगों से है। हाँ या ना में जवाब चाहता हूँ। नहीं, मैं हाँ, हाँ या युगों ना से में है, जवाब। युगों से है। हाँ या नाम में मेरी मैं बात जवाब देता सुनिए, हूँ। आप मेरी हाँ या बात को नाम मुझे में अपनी मैं बात जवाब देता हूँ। मुझे ये सर बताएं मेरी कि बात सुनो, हिंदुस्तान आपके की सवाल तारीख का मैं जवाब 47 से देता हूँ। पहले मुझे ये हुई या बताइए, नहीं थी? आप इसका ये वजूद कहते हैं 47 से कि पहले ईरान था का या नहीं था? 6000 मुझे ये साल की बताएं। सभ्यता एक है। तो बात ये हो सर गई। सवाल ये दूसरी नहीं है, बात मुझे अरे आप ये देखिए ना, अरे वर्ल्ड रिजवी किस साहब, एरा में चल रहा है। अगर ईरान ये आज का रिजवी दौर इस्राइल आज कह के रहा है, दौर इसका में मकसद ये अंदर नहीं किस है तरह कि से हम समीकरण चेंज हुए। इस्राइल को आप समझिए इस चीज को, इस चलिए, युद्ध आप से लोग सारी ये बात कंटिन्यू हम करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि ट्रंप की धमकी पर ईरान ने पलटवार किया है। हमारे संयम की सीमा खत्म हो चुकी है, ईरान ने कहा है। अब हम कभी भी हमले करने को स्वतंत्र। ईरान कह रहा है कि अब हम सीमा लांघ करके हमला करेंगे, हमारे नागरिक सड़कों पर ह्यूमन चेन बनाएंगे। ये ईरान की तरफ से कहा गया। उनकी तरफ से ये भी कहा गया था, पहले बताया गया था कि 1.4 करोड़ लोग वॉलंटियर करने के लिए इस युद्ध में उतरे हुए हैं। अब ईरान ये कह रहा है कि हम सीमा लांघ करके इस हमले को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, क्या समझा जाए, कौन सी ये सीमा है जिसे लांघने की तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है? जी देखिए, सीमा लांघने का जहां तक प्रश्न है, आपको अपनी सीमा भी पता होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। देखिए, हम अभी जिस तरह की हम बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, आपको ये जो बदलाव आया है ईरान में, ये 1979 के बाद आया है, जब से ये एक अतिवादी धर्मांध रिलीजियस क्लरिक ने एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के ऊपर कब्जा किया था। ये पहले कभी नहीं होता है कि कोई रिलीजियस जो क्लरिक है, आप पूरा कहीं का भी इतिहास उठा करके देख लें, विश्वामित्र और वशिष्ठ और ये जितने गुरु थे, कभी राजा महाराजा नहीं बने। राजा महाराजा बनना और लड़ाई लड़ने का काम और देश चलाने का काम और राम और युधिष्ठिर का ही था। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है, पूरा इतिहास हमेशा इस बात को समझता है। और जब से ये हुआ है, तब से ईरान का जो डिक्लाइन है वो शुरू हुआ है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं हमारे जो भाई बैठे हुए हैं उनसे, क्योंकि ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है। लेकिन ये जो इस्लामीकरण, जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हुआ ईरान का, तब से ईरान की परिस्थिति जो है वो मुझे लगता है इतनी जबरदस्त, इतनी पुरानी और इतनी सफल सभ्यता को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता हुआ नजर आया। आप देखेंगे कि किस प्रकार से पिछले 47 वर्षों का बहुत इकोनॉमिक कुप्रबंधन, अर्थव्यवस्था उनकी उन्होंने बेड़ा करके रखा हुआ है। $1 में 13.5 लाख रियाल में $1 आपका आ रहा है। आपने वहां पर असहमति की जो चीज है उसको पूरी तरह से दमन करके रखा हुआ है। वैचारिक स्वतंत्रता खत्म है। आप अपने जो अपना जो IRGC का सोच है, या उसकी जो रिलीजियस हायरार्की है, उसका जो सोच है, उसके अलावा कोई और सोच नहीं रह सकती ईरान में। ये वो ईरान है जहां 99% लेडीज लिटरेट हैं। उस इतने ज्यादा प्रोग्रेसिव और इतने पढ़े लिखे और इतने बढ़िया देश को जो पिछले 47 सालों में आपने नीचे की तरफ दौड़ा दिया है, वो मेरे को मानना है उसको आपको अपने आप को भी समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। मीनाक्षी, ये बात जानने की जरूरत है। और आज जिस तरह से नुकसान, जिस तरह से तबाही मच रही है ईरान में, ये वो भी जानते हैं कि हमारे यहाँ तबाही मच रही है। तभी वो कहते हैं कि हमें कॉम्पनसेशन दो, तभी वो कहते हैं कि हम एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से सारी दुनिया से टैक्स लेना शुरू कर देंगे। आप मुझे बताएं, आपकी अमेरिका से लड़ाई है, मेरे से किस बात का टैक्स लेंगे आप? आपकी इजराइल से लड़ाई है, आप मलेशिया से क्यों टैक्स लेंगे? ये कोई बात नहीं होती है। अंतरराष्ट्रीय जल मार्गों पर परिवहन की स्वतंत्रता पूरी दुनिया को है, गारंटीड होती है किसी देश की। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये ईरान की बपौती नहीं है, ईरान की स्ट्रेट नहीं है। तो इसको मैं, आप अगर इसको एक शब्द में मेरे को एक्सप्लेन करने की इजाजत दें, तो ये इसको मैं आर्थिक आतंकवाद कहूंगा। इट इज इकोनॉमिक टेररिज्म। इसी आर्थिक आतंकवाद को तोड़ने की बातें अब जेडी वेंस कर भी रहे थे। अब जरा अहमद जी, जरा ये बताइएगा कि अमेरिका ने डूम्सडे आखिरकार क्यों निकाला, और डूम्सडे निकालने के साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया में हड़कंप भी मचा दिया है कि क्या न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं वो। मुझे कुछ इजाजत देंगे? जी जी। मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मैं अमेरिका से कह रहा हूँ, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। आप किस दुनिया में रह रहे? ईरान के ऊपर किसने हमला किया? अमेरिका बाहर से आके हमला किया। ये तो इंतहाई डरपोक लोग होंगे जो कि अमेरिका से मुतासिर होते हैं। अमेरिका गलत कर रहा है।
वॉर क्राइम्स कर रहा है, स्कूल के बच्चों को मारा है मिनाब में, जिसमें हमारे बलोच लड़कियां शामिल थी। हर जगह जो आपकी लड़ाई है फौज के साथ, तो आप ब्रिज को तबाह करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेंगे, आप ये धमकी देंगे कि हम इसको 100 साल पीछे पहुंचा देंगे, स्टोन एज में पहुंचा देंगे। ये वॉर क्राइम्स है। ये गोरे खुद कह रहे हैं कि वॉर क्राइम्स है। ये कौन से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, अमेरिका की क्यों तारीफ हो रही है? बहुत गलत है। गलत बात को गलत कहना चाहिए। अमेरिका की कोई तारीफ अमेरिका यहाँ पे कसूरवार है। नहीं, देखिए मैं मीनाक्षी, मैं कोई अमेरिका की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। हमारे भाई मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, ये भी जानते हैं मेरी क्या विचारधारा है। मैं जो सच यहाँ है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी प्रकार से अमेरिका आतंकवाद अमेरिका को कह रहे हैं, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि इस जगह इससे आप पूरे विश्व को हॉस्टेज नहीं रख सकते। आपको जो करना है आप उसके साथ करिए। आपको जो करना है आप इजराइल को तबाह करिए अगर आपको लगता है इजराइल से। और जहां तक सवाल इस बात पे हमला करने का है, इस लड़ाई के जो बीज हैं वो 7 अक्टूबर 2023 को डाल दिए गए थे। ये लड़ाई अभी नहीं हुई है। ये जो जिस प्रकार का जो 7 अक्टूबर का हादसा हुआ है, इस बात को ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए। ये आप आतंकवाद को फैला करके, पाकिस्तान की तरह आतंकवाद को पूरी दुनिया में फैला करके, आप बलोचों के अधिकारों को छीन करके, और अब आप वहां जाकर कोई और दूसरी बात नहीं कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो आतंकवादी है वो है, जो आतंकवादी घटना है वो है। अगर अमेरिका आतंकवाद कर रहा है तो आतंकवादी है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है मीनाक्षी। लेकिन आवश्यकता ये समझने की है कि ये गलत बात हो रही है। आप लोग अमेरिका को डिफेंड करें, अच्छा नहीं लगता। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ सर, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। जब मिडिल ईस्ट के अंदर शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, अब्राहम अकॉर्ड में यूएई और बहरीन ऑलरेडी इजराइल को मान्यता दे चुके थे और सऊदी अरबिया देने वाला था। उस समय ईरान ने हमास को भड़काया। बिल्कुल सही कहा जनरल बातू ने। तब वो 7 अक्टूबर का एक्शन हुआ और वहां से शुरुआत हुई। अब आप माफ कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे। अमेरिका के जोर पे इंडिया के जमीन पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है ना जी, या नहीं किया? अमेरिका के जोर पे हिंदुस्तान की जमीन पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है जी। इसको हम ये तो मानते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान की कुछ जमीन, और अमेरिका के जोर पे किया है ना जी, ये भी मानते हैं। उसको ये कहना कि अमेरिका के जोर पे किया है, वो हम वापस भी ले लेंगे। वो हमारी अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान खुद, उसके लोग पीओके के हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं, और वो जो थोड़ा बहुत उन्होंने जमीन दे दी है चाइना को, उसमें से वो शख्सगाम वैली वो भी निगाह में है सर। लेकिन एक बात सुनो, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने हाथ पकड़ के कह दिया हिंदुस्तान से। भाई मेरे आपसे गुजारिश ये है, देखिए मेरी आपसे गुजारिश ये है, नहीं, हम अमेरिका के सपोर्टर नहीं है सर, हम अमेरिका के सपोर्टर नहीं है। अपना दुश्मन ना बनाए ना जी। हम दुनिया के हर मुसलमान को तो अपना दुश्मन ना समझे, ये गलत है सर। हम दुश्मन क्या बना रहे हैं? अगर हम सही सिचुएशन का एनालाइज कर रहे हैं तो हम उसमें किसी को दुश्मन या दोस्ती की बात नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि ईरान ने बेहतरीन जवाब दिया है। और हम ये भी अभी आप कह रहे थे कि देखिए मेरी गुजारिश सुने। यहाँ अमेरिका में गोरे बैठे हुए हैं, ये तो मोदी जी की हुकूमत को भी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत कहते हैं, तो हम इनकी बात सुने क्या? हाँ, तो हम कब कह रहे हैं कि उनकी बात सुनो? अगर हमने सुनी होती तो क्या हमने से तेल लेना बंद ना कर दिया होता? इनकी बात नहीं सुनेगी ना जी। तो अगर हमने सुनी होती तो क्या हम उनके कबाड़ F-35 को ना खरीद लेते? आप मुझे बताइए, हमने सुनी क्या? अरे हमने अमेरिका की बात नहीं सुनी, हमने तो कभी कहा ही नहीं। सीधा सा मतलब ये कि इस युद्ध में पूरी दुनिया का अगर रुख देखा जाए अहमद मस्ती खान जी, तो कोई भी अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आता है। कोई भी, चाहे वो जिस तरीके के संबंध रखता हो। आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि इजरायली हमलों पर ईरान की तरफ से जवाब आया है। इजराइल के रेल नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने रेल नेटवर्क को निशाना बनाया, तो ईरान कह रहा है कि हम भी इजराइल के रेल नेटवर्क को ही निशाना बनाएंगे। इजराइल के अयालोन कॉरिडोर पर हम हमला करेंगे, ये उनकी तरफ से बता दिया गया पहले से। इजराइल की सबसे व्यस्त रेल लाइन पर हमला होगा। इजराइल की नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी को हम कमजोर करने वाले हैं, ये उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से इजराइल
ने ईरान के अंदर सब कुछ तबाह किया है, रेलवे नेटवर्क को तबाह किया है। उसके पहले अल्टीमेटम दे दिया गया था और अल्टीमेटम के साथ साथ उन लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि वो आज रेलवे से सफर ना करें। तो एक बड़ा हादसा होने से तो जरूर टल गया, लेकिन ईरान में एक बड़ा नुकसान भी हुआ है। इस सब के जवाब में ईरान कह रहा है कि हम भी उनकी कनेक्टिविटी को ध्वस्त कर देंगे, इजराइल के रेल नेटवर्क को निशाना बनाएंगे। कर्नल एसके मलिक, एक हाथ के बदले दूसरा हाथ, रेलवे के बदले रेलवे, अब ये वाली कार्रवाइयां होंगी क्या इस युद्ध में? मीनाक्षी जी देखो, हमें ये समझना पड़ेगा अल्टीमेटली नुकसान किसका होने जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे सोचोगे तो चीजें समझ में आती है। यूं तो माइक्रो लेवल पे उसने उसको कर दिया, उसने उसको कर दिया, तो चलता रहेगा। देखिए, युद्ध में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक सोल्जर की जान गई है तो दूसरी तरफ एक ही सोल्जर। क्या होता है, जब युद्ध में नुकसान होता है तो मास स्केल पे होता है, उसमें ना बॉडी काउंट होती है ना ही मटेरियल काउंट होता है। लेकिन सवाल ये होता है कि पॉलिटिकल जो आपकी विल है, पॉलिटिकल एम है, उनको कैसे गेन किया जाए। आज सवाल ये हो रहा है कि इजराइल की, कहते हैं कि इजराइल के साथ कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है? प्रॉब्लम अक्टूबर से शुरू हुई है। आज का युद्ध नहीं है ये तैयारी उस दिन से चल रही है जब से तो अक्टूबर के अंदर वहां पे उनके बच्चों को ले जाकर तंदूर के अंदर तल दिया उन्होंने। किसने अधिकार दिया था हमास को जाके उनके बच्चों को? और आज कहते हैं गाजा के लिए कौन जिम्मेदार है? हमास जिम्मेदार है। एक पूरे टेररिस्ट के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप उनको मिल क्या रहा है? क्यों टेररिज्म छोड़ के बातचीत करिए, अपनी समस्या को सुलझाइए और अपनी समस्या को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लाइए। कौन आदमी ऐसा, कौन देश ऐसा होगा जिसका इंटरनेशनल लेवल पे कुछ वैल्यू है और जो आपकी बात को नहीं सुनेगा? लेकिन इनको सुलझाना ही नहीं है वो मुद्दा। इनको तो उसको टॉय की तरह उछालते रहना है, उसको खेलते रहना है ताकि मुद्दा जिंदा रहे और इनको अपने पॉलिटिकल एम, अपने टेररिज्म एम उनको पूरा करने का मौका मिलता रहे। हथियार बनाते रहे, हथियार बेचते रहे, अपने रिसोर्सेज, अपनी आर्मी को बचाते रहे और उनको अपने प्रोक्सीज के थ्रू लोगों को मरवाते रहे। सवाल क्या है, किसने मना किया है? 5 युद्ध लड़ चुके, इनको आज तक ये समझ नहीं आया कि इजराइल इतना एडवांस कंट्री, अगर उससे आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वो आपको फायदेमंद ही होने वाला है। इजराइल की ऐसी कौन सी जहनियत थी कि आप इजराइल के साथ दुश्मनी करके गए, हम परमाणु हस्त्र आ गए तो हम मिटा देंगे आपको? देखिए, आपके वक्तव्यों से, आपके पास्ट के रिकॉर्ड से आपका फ्यूचर की रिलायबिलिटी तय होती है। ईरान ने यही तो कहा और यही ईरान के कमजोर पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि स्टेट ऑफ हार्मुज, अरे आपकी लड़ाई अमेरिका से, आप अमेरिका जो करिए करिए, इजराइल को जो करिए करिए, लेकिन पूरी दुनिया का बंधक बनाने का अधिकार किसने दिया आपको? क्योंकि आपके पास और कोई टूल नहीं है। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने पक्ष में लेके आइए और आप कर रहे हो उसका उल्टा। खाड़ी देशों में मारे जा रहे हो। जो देश आपके पक्ष में आ सकते थे, ओमान जैसा देश जो कि मीडिएशन करते, उसके बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो आपके साथ खड़ा हो सकता था, उसको भी आपने दुश्मन बना लिया और कह रहे और मारेंगे। नहीं बनाया, क्या कर रहे हो आप? अमेरिका को फायदा कर रहे हो, अमेरिका के डिफेंस प्रोडक्शन को फायदा कर रहे हो, आप अमेरिका की इकोनॉमी को और मजबूत कर रहे हो। मुझे लगता है जितना खर्चा कर रहा है उससे ज्यादा उसको फायदा होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं भाई, आप कौन से दुनिया में रह रहे हैं सर? ओमान बिल्कुल खड़ा हुआ है, ओमान की बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है। आप मेरे फोन मैं पढ़ रहा हूं तो देख रहा हूं। नहीं कौन खड़ा है उसके साथ में? देखिए, इस युद्ध से युद्ध को खींचने में फायदा है। रशिया इस युद्ध को खींचना चाहता है, अमेरिका इस युद्ध को खींचना चाहता है। आज की डेट में मुझे लग रहा है वो भले ही डिफेंसिव पोस्चरिंग, ऑफेंसिव पोस्चरिंग कर रहा हो, अमेरिका का युद्ध को खींचने में फायदा ही फायदा है। आप समझिए, युद्ध ऐसा नहीं होता कि डेली बम्बार्डमेंट चल रहा है। ये एक दिन बम्बार्डमेंट होगा, 10 दिन का लल होगा, फिर बम्बार्डमेंट होगा, फिर 10-15 दिन का लल हो गया। क्योंकि युद्ध एक व्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। वार आपने अपने आप में डिफेंस प्रोडक्शन, इतने महंगे हथियार जो देशों को बेचे जाते हैं, अभी पूरे खाड़ी के देश अमेरिका पे पूरा एयर डिफेंस पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, पूरे वहां पे हथियार खरीदने की तरफ बढ़ेंगे। सर जी, इज माइट इज राइट? माइट इज राइट होता है क्या? नो, माइट इज नॉट राइट, माइट इज नॉट, बट ऐसे दुनिया में चल यही रहा है, बिल्कुल नहीं है राइट। यही मैं कह रहा हूं कि यही रह रहा हूं कि ईरान को अपने प्रॉक्सीज को पीछे खींच कर, अमेरिका माइट इज राइट कर रहा है सर, ईरान कहां कर रहा है? माइट इज राइट अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के, बिल्कुल मैं बाप की बात मानो, अमेरिका तो मकसद ही दूसरा है। अमेरिका का मकसद है तेल के एनर्जी कब्जो करना और अपने को फायदा पहुंचाना। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि अगर आप इसको इजराइल से डिटैच करना चाहते हो, आप इजराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए ताकि वहां के लोगों को भी एक आपकी तरफ से सांत्वना मिले, रिलायबिलिटी मिले कि नहीं चलो टाइम बदलता है। एक साइक होती है जो टाइम टू टाइम काम करती है, लेकिन चलो अगर साइक बदलती है तो अपने में ये अच्छा बदला है। हर कौम अपना खुद फैसला करती है सर। अब आप मुझे तो नहीं कह सकते ना कि
हम क्या फैसला करें या कोई और दूसरा कौम तो आपको आके नहीं कह सकता कि आप क्या फैसला अहमद जी, करें। मेरी बात हर मेरी कौम बात अपना सुनिए। फैसला खुद मैं करता ये है। नहीं कहता, मैं कोई नहीं हूं, मैं तो एक एनालिसिस दे रहा हूं। मैं मात्र ये कह रहा हूं कि ईरान की ऐसी क्या मजबूरी है जो कहता है कि मैं इजराइल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो यही तो चीज है कि जो इजराइल को प्रोवोक कर रही है। सर, आप इजराइल एक के आदमी साथ कह रहे हैं, 79 एक से जुबान पहले कह क्यों रहे नहीं हैं ना आ सकती? सर, कर्नल जी। साहब, एक आदमी सिर्फ जी। जुबान से कह रहे हैं ना, एक्शन से कौन कर रहा है, एक्शन से कौन किसको मार रहा है, एक्शन किसका मस्तिकान जी, खराब है, नहीं आप देखिए, एक्शन इजराइल कर रहा है ना जी। आप बहुत अच्छी समझ रखते हैं, मैं उसको पूरा हाँ। सम्मान देता हूं। मेरा ये एक्शन कहना किसका, है कि एक्शन ज्यादा खराब है जब हम जुबान। आगे बढ़ के सर, मैं इजराइल आपसे के एक साथ दोस्ती का मैं हाथ आपसे एक बढ़ाना अर्ज कर रहा चाहेंगे, हूँ। तो नहीं नहीं, मुझे अमेरिका का मुझे ऑफेंसिव मुझे पोस्टर एक ऐसे ही मौका खत्म हो तो जाता दीजिए, है। मुझे एक गुजारिश करने दीजिए। चले ठीक है, मैंने गाली दे दी, तो इसका क्या मतलब है आप पूरे मेरे खानदान को कत्ल कर दें? नहीं नहीं मस्तिकान जी, देखिए मेरी बात सुनिए। यही तो हो ईरान रहा के है, और साथ क्या हो रहा है? जो ये मसले है ना, ये मसले है, ये 79 के एकदम से बाद जो एक बड़ा नोटोरियस होस्टेज क्राइसिस हुआ, सारा का सारा अविश्वास पैदा वहां से हो गया। और उसके बाद जितनी भी घटनाएं हुई, ये खाई चौड़ी होती चली गई। ईरान ने, मैं समझता हूं, ईरान को भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वक्त को पहचान कर चलना चाहिए। एक अड़ियल देश की तरह नहीं काम करना चाहिए। मैं मानता हूं बाबा, ईरान की को भी स्टेट पूरा को अधिकार कर्नल है साहब अपनी हम डिफेंड सुरक्षा नहीं के कर लिए। रहे हैं, लेकिन इस वक्त किसकी गलती है? अमेरिका की गलती है या नहीं है? पूरा नेटो मान रहा है, कोई नेटो नहीं है उसका साथ देने, कोई नहीं गया जी ना जी, जी, वो अकेले खड़ा है, तो आप क्यों उसका साथ दे रहे हैं? नहीं, मैं ये इसका साथ नहीं दे रहा हूं। मैं इजराइल का पक्ष इसलिए रख रहा हूं कि देखिए, इजराइल का शामिल होना, अब किसी देश को आप इतना असुरक्षित महसूस कर देंगे तो वो अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम भाई, उठाना चाहेगा। मेरी गुजारिश सुनिए, एक गुजारिश सुनिए। जितने भी मुसलमान मुल्क थे, उन सब में ज्यादा ईरान के अंदर यहूदी थे। इजराइल ने आज सिनेगॉग पे हमला करके उनका एक बहुत तारीखी सिनेगॉग उसको तबाह किया है। अच्छा, नहीं, बड़े सम्मान अभी के तो साथ हर मैं कोई, यही कहना अभी तो चाह रहा हूं। अमर जी, कर्नल, अभी हर कोई ये इंतजार कर रहा है कि आखिरकार आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। कर्नल मेजर जनरल अनुज माथुर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इसके साथ मैं एक सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या किसी सभ्यता का अंत, किसी की मानसिकता का अंत भी हो जाएगा उसके साथ ही? मीनाक्षी, ये जो पहले तो जो मैं कह रहा था वो बता दूं कि देखिए, जो ईरान में तब्दीली आई है वो समझने की जरूरत है। ईरान 1950 में, यानी कि शाह के पहले 1950 में दूसरा मुसलमान मुल्क था जिसने इजराइल को मान्यता दी, इजराइल को रिकॉग्नाइज किया एज ए नेशन। वो ईरान ने किया था 1950 में। आप ये सब जानते हैं। फिर 29 साल में ऐसा क्या हुआ, और उन सालों में, चाहे वो 48 हो या 56 हो या 67 हो या 73 हो, अरब मुल्कों ने, मिस्र ने, इन्होंने इजराइल पर हमले किए। ईरान इजराइल के साथ था। फिर क्या हुआ, ये बात समझने की, ये तब हुआ जब एक अतिवादी, मीनाक्षी, एक अतिवादी रेडिकल विचारधारा की सेना जब आकर के सत्ता पे काबिज हो जाती है, जैसे कि असीम मुनीर या याह्या खान या अयूब खान या जियाउल हक या परवेज मुशर्रफ, ये वही थे जो, अब आप एक रिलीजियस क्लेरिक, आपका काम देश चलाना नहीं है। ये जो हुआ है, और उसके बाद से ऐसा तब्दील हुआ कि आपने जिस देश को रिकॉग्नाइज कर रखा है, फिर आप कहते हैं कि उन लोगों को धरती पर रहने का हक नहीं है और इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये जो बात है, इससे असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। डायरेक्ट फ्लाइट्स थी ईरान, तेहरान और हाइफा, तेहरान और तेल अवीव के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स थी। ईरान एक इतनी जबरदस्त सभ्यता था, ये दुनिया का एजुकेशन, दुनिया की मस्तिष्क है, दुनिया के कल्चरल एपिसेंटर है दुनिया का। उसको पिछले 47 वर्षों में कहां से कहां ला करके रख दिया गया। ये बात आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सत्य से अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं मीनाक्षी। और जो नुकसान वहां पर हुआ, यही बात है। आप देखिए किस प्रकार से वहां पर इसके खिलाफ बातचीत चली है। और फिर
जितने लोग आपके 40 दिन के युद्ध में जब लगातार आपके ऊपर हमले हो रहे हैं उतने नहीं मरे, उससे 10 गुना ज्यादा लोग आपने अपने IRGC ने उस दिसंबर और जनवरी के महीने में 4 दिन में अपनी खत्म कब्र कर दिए। उन्होंने खुद और खो फिर- दी है। और फिर ये बात कर रहे हैं, 1 मिनट और, हाँ। फिर ये बात कर रहे हैं अब भी, आज भी वो कह रहे हैं हम 12 साल के बच्चों को लड़ाई में झोंकेंगे, आज भी वो कह रहे हैं कि हम अपने मिलिट्री बेसिस को बचाने के लिए ह्यूमन शील्ड लगाएंगे। कम ऑन मीनाक्षी, ये कोई बात है? तो मेरा ये मानना है ये कोई सभ्यता वाली बात नहीं है। आपको हमें वो जो पैसा ईरान ने अपने प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फीड करने में लगाया, वही पैसा अगर ईरान ने देश के विकास पे लगाया होता तो आज अमेरिका से आगे ईरान होता। ये बात आप मान लें। सर मुझे भी कुछ कहने हाँ, दें बोलिए ना। बोलिए अहमद जी, आपका नाम लिया मैंने। देखें, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए थे इतने साल से। अमेरिकन सैंक्शंस के वजह से दुनिया में 4 करोड़ लोगों की जिंदगियां खत्म हुई हैं, लोग मरे हैं, अमेरिकन ने जो सैंक्शंस मुख्तलिफ ममालिक पे लगाए। देखें, एक चीज होता है, हम कोई ईरान के आयतुल्ला से हमें कोई इश्क नहीं है, हमें ऐसे कहीं पर भी मजहबी जुनूनियत होती है वो हमें पसंद नहीं है, वो चाहे कौन सी भी दुनिया हो, चाहे आप ही का मुल्क क्यों ना हो। वहां पर भी अगर कोई ज्यादा ये मजहबी होता है उससे सोसाइटी को नुकसान होता है, हम इस बात पे बिल्कुल कायल हैं। लेकिन मसला ये है कि कोई और मुल्क के फौज का काम नहीं है कि वो किसी और एक मुल्क के अंदर जाके उसकी सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करे। मैं आपसे एक अर्ज और करूंगा जनरल साहब, देखें, आसिम मुनीर पाकिस्तान के अंदर इंतहाई ज्यादा आइसोलेटेड था, मैं बिल्कुल आपसे हकीकतन कह रहा हूं। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम फेवर में थे, हम बलोच तो थे, हम तो चाह रहे थे वो सिंदूर खत्म ही ना हो, हम तो चाह रहे थे कि इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, और शायद सिंधी लोग भी ये चाहते थे, शायद पश्तून। लेकिन देखे, पंजाब के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर बहुत मजबूत हो गया, ये हकीकत है जी। देखिए मीनाक्षी, मैं इसका भी जवाब इनको दे दूंगा। असीम मुनीर क्यों मजबूत हो गया? कोई मजबूत, असीम मुनीर का जो आज परिस्थिति है उसको आप देखिए, उसके अपने देश वाले उसको ऐसे ऐसे उसको सॉर्ट आउट करने वाले हैं, उसको आप छोड़ें। मैं अभी आपकी जो बात बता रहा हूं कि जो एनोलॉजी ये लागू होती है कि ईरान के मसलों में को टैकल करने के लिए अमेरिका कौन होता है, वही बात इस पर भी लागू होती है कि जूस जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे वो डिसाइड करने वाला ईरान कौन होता है, उनके ऊपर आतंकवादी हमले होंगे वो डिसाइड करने वाला ईरान कौन होता है। लेकिन बाबल फिलहाल मंदेब बंद कर तो दूंगा, सर एक ऐसा मिनट लग रहा मीनाक्षी, है बाबल कि मंदेब बंद कर ईरान दूंगा। के अस्तित्व पर खतरा है फिलहाल, तो ये तस्वीर उभर रही है। जो बाबल मंदेब को मैं बंद कर दूंगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मैं बंद कर दूंगा, उसमें ईरान कौन होता है? ये पूरी दुनिया को आपने आर्थिक रूप से होस्टेज बना के रखा हुआ है। 2023 में भी उन्होंने हूती की मदद से, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, पिछले 14 साल से वो हूती, आज भी आप गूगल से पूछ सकते हैं कि उस वॉर का स्टेटस क्या है। सऊदी अरब से ये हूती ईरान के एक प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रहे हैं, 14 साल हो गए। स्टेलमेट दिखाएगा आपको अगर आप आज गूगल करके पूछेंगे। ये तमाम चीजें दोनों तरफ लागू होती हैं बराबर। अमेरिका भी दूध का धुला नहीं है, ईरान भी दूध का धुला नहीं है। और अगर ये दोनों अपने अपने चीजों को छोड़ करके और अपने देश की प्रगति के ऊपर ध्यान देंगे, मीनाक्षी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर इन्होंने ये 6-7 एक मिनट अमर भाई, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। ये तो 6-7 आतंकवादी संगठन इन्होंने पाले हुए। आप मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, आप जानते हैं, मैं आपके साथ हूं, ये भी आप जानते हैं। तो ये जो जिस प्रकार से इन लोगों इन्होंने वहां पर इन आतंकवादी संगठनों को पाला पोसा, वो पैसा ईरान की अवाम का था, वो पैसा ईरान के विकास में लगने वाला पैसा था। उस पैसे को आपने आतंकवाद में बर्बाद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि आपको यह लगता है कि इजराइल को, एक यहूदी को जिंदा रहने का हक नहीं है। ये मुझे लगता है कि जितना इस तरफ लागू है उतना ही उस तरफ लागू है, जितना ये चीज कहीं भी। तो ये इस बात को समझने की आवश्यकता है। हर एक चीज ये जो आप अपने देश का प्रगति, देश का विकास, देश का भला देखिए, ये बात मानिए मीनाक्षी, प्लीज। सर, अभी जंग किसने शुरू किया? ईरान ने शुरू किया या इजराइल ने किया? बिल्कुल, ये मैं बता दूं आपको। ये मेरा एक मिनट, मेरा मानना है इस जंग की शुरुआत के बीज 7 अक्टूबर 2023 को पड़े थे। उसको देखे नहीं वो ना करें आप। अगर आप देखें, ऐसे ना करें। इसका मतलब है कि पहलगाम में पाकिस्तान ने किया तो अब आप कहें कि नहीं वो तो वहां से शुरू हुआ था, ऐसे तो नहीं होता है भाई।
एक वाकया एक है, अभी लड़ाई किसने शुरू किया, अटैक्स ईरान पे किसने अनप्रोवोक्ड किए, ये तो ज्यादती तो ना करे ना जी। सबके आगे है किसने अटैक्स किए, सब पूरा दुनिया देख रहा है। नहीं वो एक मिनट कहाँ कौन से अभी मेरे से बात कर रहे हैं? नहीं ओके प्लीज करेगा। हाँ ये मैंने अर्ज कर लिया, मैंने कहा भाई अटैक किसने किया था, मैं पूछ रहा हूं। वो मैंने बता दिया आपको कि इसकी जो शुरुआत, ये देखिए जो 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 आधार है उसका, उसको बदलने की जरूरत है। आप ये मैं अमेरिका को मैं कौन नहीं जानता है, सीरिया में उन्होंने क्या किया कौन नहीं जानता है, और खास करके जब से ट्रंप दोबारा आए हैं, ट्रंप ने अपने आप को नोबेल पीस प्राइज के लिए ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश करी। इस ट्रंप के सेकंड टेन्योर शुरू होने के बाद 1 साल से कम समय में 7 अलग अलग सॉवरेन कंट्रीज पर अमेरिका ने हमला किया। ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका ने यूक्रेन के मार्फत हमला करवाया, अमेरिका ने, मैं गिनवा सकता हूं आपको, वो सोमालिया हो, नाइजीरिया हो, वेनेजुएला हो, या इराक हो, या सीरिया हो, या ईरान हो, हर जगह उन्होंने जाकर के हमले करे। कौन, इसको कोई मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, अमेरिका की फितरत को, अमेरिका के काम करने के तरीके को पूरी दुनिया जानती है। वो बात एक तरफ है, और दूसरी बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर ये कहेंगे कि हम 12-12 साल के बच्चों को फौज में ला करके और उनसे लड़ाई लड़वाएंगे, उसके 2 दृष्टिकोण हैं जो आप समझने की कोशिश करिए। पहला दृष्टिकोण ये है कि आपके पास आपकी 9 करोड़ की आबादी है, उस 9 करोड़ में से कम 90 लाख लोग ऐसे हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल फिट हैं, जो कि फौज ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको 12 साल का बच्चा फौज में लड़ाई लड़ने के लिए चाहिए, इसका मतलब यह है कि वो जो 90 लाख एबल बॉडीड रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन है वो आपके साथ नहीं है। अगर सर ये 12 साल वाली बच्चे की आप जो बात कर रहे हैं, तो इसीलिए 12 साल बच्चा आप लेकर के वहां आ रहे हैं जबरदस्ती। तो ये बात, कई चीजें आपको देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से आपने वहां माहौल ईरान में क्रिएट किया हुआ है। उसके खिलाफ भी हम सब लोगों की सब इस प्रकार की बात करते हैं जो माहौल। हाँ मुझे माफ कीजिए, मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए जनरल साहब, आप यहाँ पे बिल्कुल गलत है। इजराइल की गलती है, इजराइल जारियत कर रहा है, इजराइल की इनसिक्योरिटी के वजह से पूरे मशरक़ वस्ता में आग लगा हुआ है। जो इसने गलती किया है आप उसको कहें कि ये गलत है। हम नहीं कह रहे हैं कि ईरान बिल्कुल पाक साफ है, हमें ईरान में एक अच्छी जमहूरी हुकूमत चाहिए, सेक्युलर लोग चाहिए, और ईरान जैसे आप कह रहे हैं उनकी शनाख्त ही सेक्युलर रहा है, लेकिन ये बाहर वालों का काम नहीं है, ये वही ईरानी लोगों का काम है। वही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन फिर इजराइल में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये भी किसी बाहर वाले का काम नहीं है, ये ईरान का काम नहीं है। आप इजराइल का है, उनका मसला जिसके साथ है वो अपने आप हल करेंगे। आप अपने आतंकवादी संगठन बना करके आप वहां कुछ वो नहीं करवा सकते। आप पाकिस्तान आज आईसिस के लोगों को लेकर के बलोचिस्तान पर हमले नहीं कर सकता, वो कर रहा है, वो कर रहा है। कर्नल एसके बलेता, अगर अभी हम देखते हैं तो अभी की स्थिति में ये किस पर खतरा है, इजराइल पर खतरा है या ईरान पर अपनी सभ्यता को बचाने के लिए? मीनाक्षी जी, आज की जो स्थिति है उसमें एक बात समझिए, ईरान के अंदर ऐसे कौन लोग हैं कि जो एक तरह से टॉकिंग टेबल पे आ सकते हैं। समस्या का हल चाहे आप 1 महीना रखिए, 1 साल रखिए, आने की बातचीत की टेबल पे आके ही होगा। नहीं होगा तो मैं देखता हूं कि ईरान इराक की दिशा में बढ़ रहा है, लीबिया की दिशा में बढ़ रहा है। अभी प्रॉब्लम यह है कि ईरान इस टाइम गवर्नर जो हो रहा है वो साइक है, एक IRGC की साइक, और जो साइक इतनी अंधधुंध हो अपने उसके प्रति, वो कैसे बातचीत करने के लिए तैयार हो? क्योंकि IRGC का अस्तित्व ही इस मारधाड़ की मेंटेलिटी से है। IRGC का ये है, आप ये देखिए, IRGC को इतना महत्व दिया गया कि वहां की रेगुलर आर्मी को भी दरकिनार किया गया। 5 के 40 सालों में वहां की रेगुलर आर्मी पे इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना की पॉलिशिंग हुई है IRGC की, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट, अगर आप इसके डिटेल में जाएंगे, ये माइंड बॉगलिंग है। उनके रिक्रूटमेंट में पहले उनके कितने कितने धर्म के प्रति कस्में खिलाई जाती है। धर्म किसी इंसान को मजबूत बनाता है, उसको टकराव के लिए तैयार नहीं करता। लेकिन होता क्या है कि जब कुछ लोग, कुछ नेशन, कुछ देश अपने उद्देश्य में फेल हो जाते हैं, तो अपने निहित स्वार्थों को पाने के लिए वो धर्म को आगे किस लिए कर देते हैं। उनकी अतीत उन्हें इस स्टेज तक लेकर के आई है कि कल की सुबह पता नहीं कैसी होगी, इसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, और नजरें टिका करके भी पूरी दुनिया बैठी हुई है कि ट्रंप का ये अल्टीमेटम क्या एक नई सुबह, एक नया सूरज ईरान के लिए लेकर के आएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपको स्वाद TV पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट TV पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।